सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे तरंगों के अध्यारोपण की। तो चलिए समझते हैं कि तरंगों का अध्यारोपण क्या है और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यानी कि जब तरंगों का अध्यारोपण होगा तो क्या क्या घटनाएं दृष्टिगोचर हो सकती हैं। तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या क्या आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है कि क्या है तरंगों का अध्यारोपण, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं। हम सबको पता है कि जब भी किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचयित होती है, जब भी किसी मीडियम में कोई प्रोग्रेसिव वेव प्रोपोगेट करता है, तो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, माध्यम के जो कण हैं, अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति करने लगते हैं। जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। लेकिन ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली में होता ये है, यहां से आपको समझना है कि जब भी प्रोग्रेसिव वेव मीडियम में प्रोपोगेट करता है तो मीडियम के पार्टिकल्स को उनके मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन आप समझ रहे हैं, उनके मीन पोजीशन से क्या कर देता है? डिस्प्लेस करता है। वेव जो है पार्टिकल्स को उनके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करता है, उनकी माध्य स्थिति से उनको विस्थापित कर देता है। दैट्स द पॉइंट, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद माध्यम की जो प्रत्यास्थता है उनको वापस लाने का प्रयास करती है, फिर वो दूसरी ओर चले जाते हैं, फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इस तरीके से कण क्या करते हैं? अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति करने लगते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगते हैं। तो ये इतना तो क्लियर होना चाहिए कि जब भी वेव प्रोपोगेट कर रहा है, जब भी कोई प्रोग्रेसिव वेव किसी मीडियम में प्रोपोगेट कर रहा है, तो क्या करता है? जैसे जैसे वो मीडियम में आगे बढ़ेगा, पार्टिकल्स को उनके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करता जाएगा, पार्टिकल्स को उनके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करता जाएगा, उनकी माध्य स्थिति से विस्थापित करता जाएगा। और अब हम एक दृश्य बनाते हैं, एक सीन क्रिएट करते हैं। जरा इमेजिन करिएगा, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। ये मैंने नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, बहुत जरूरी है। अब ये मेरा मीडियम है, मैं सपोज करता हूं कि मीडियम है, और मैं ये मानता हूं कि इस मीडियम में दो या दो से ज्यादा प्रगामी तरंगें संचरित हो रही हैं। हो सकता है, कोई जरूरी तो नहीं है कि एक मीडियम में एक ही प्रगामी तरंग संचरित हो, ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि किसी भी मीडियम में एक ही तरंग संचरित थोड़ी होगा, एक ही वेव प्रोपोगेट थोड़ी होता है। तो चलिए हम उस दृश्य पे इमेजिन करते हैं, उस सीन को अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं कि किसी भी मीडियम में दो या दो से ज्यादा, 2 or more than 2 waves, प्रोग्रेसिव वेव्स आर प्रोपोगेटिंग। किसी भी माध्यम में दो या दो से ज्यादा प्रगामी तरंगें संचयित हो रही हैं और वो मीडियम के किसी भी एक पॉइंट पर एक साथ पहुंच जाती हैं। जितने भी दो या दो से ज्यादा जितने भी हैं, हम लोग कम से कम दो लेके चलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मीडियम के किसी भी एक पॉइंट पर दो तरंगे एक साथ पहुंच गई हैं, तो इसी को हम लोग कहेंगे कि तरंगों का अध्यारोपण हुआ है। जब भी किसी माध्यम के किसी भी एक बिंदु पर दो तरंगे एक साथ पहुंचती हैं तो हम कहते हैं तरंगों का अध्यारोपण हुआ है। When 2 or more than 2 waves reaches at a point of the medium at the same point, जब वेव्स साइमल्टेनियसली उस पॉइंट पे पहुंचेंगे, जब वेव्स उस पॉइंट पर एक साथ पहुंचेंगे, तो हम कहते हैं कि वेव्स का सुपरपोजिशन हुआ है। एक्चुअली में आप इसको ओवरलैपिंग ऑफ द वेव्स बोल सकते हैं। जब एक के ऊपर दूसरा वेव आ जाता है, दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ द वेव। आप ओवरलैप समझते हैं, हिंदी में उसी को अध्यारोपण कहते हैं। तो जब एक के ऊपर दूसरा वेव आ जाता है, दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ द वेव, एंड ओवरलैपिंग ऑफ द वेव इज नोन एज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो यहां तक आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि मीडियम के किसी भी एक पॉइंट पर दो तरंगे एक साथ पहुंच गई हैं। मीडियम के किसी भी एक पॉइंट पर दो तरंगे एक साथ पहुंच गई हैं। वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है। अब जरा उस पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा उसके मुकद्दर का क्या होगा? जरा समझो कि उस पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा उसका क्या होगा।
उसका हालात क्या होगा, उसकी परिस्थितियां क्या हैं, अब समझिए। अगर मान लीजिए पहला वेव आता, एक अकेला वेव आता, तो इस पार्टिकल को मान लीजिए y1 विस्थापित करता। y1 इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट वेव। अगर एक अकेला वेव आता है तो ये इस कण को y1 से विस्थापित करता है, और सेकेंड वेव अगर आता है, अकेला आता है, तो मान लेते हैं कि ये इसको कितना विस्थापित करता है, y2 से विस्थापित करता है उसी कण को, उसी पार्टिकल को। अगर एक सिंगल वेव, पहला वेव उस कण को y1 से विस्थापित करता है, दूसरा वेव अकेले इंडिविजुअली उस कण को y2 से विस्थापित करता है। अब क्या हुआ है, उसी पॉइंट पर दोनों वेव एक साथ पहुंच गए हैं, तो अब अध्यारोपण का सिद्धांत आएगा रोल में। अब आप समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। तो जब भी किसी भी पॉइंट पर दो तरंगे एक साथ पहुंचती हैं, तो वहां पे जो कण होगा, उस कणों को दोनों तरंगे अपने अपने हिसाब से विस्थापित करती हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब दोनों तरंगे एक साथ पहुंचेंगी तो उनमें कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। पहला अगर अकेला आता तो उसको y1 से विस्थापित करता, दूसरा अगर अकेला आता तो उसको y2 से विस्थापित करता। तो दोनों जब एक साथ भी पहुंचते हैं ना, तो उनमें कोई समझौता नहीं होता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। दोनों बोलते हैं भाई, पहला बोलता है मैं इसको y1 से विस्थापित करूंगा ही करूंगा, दूसरा बोलता है मैं इसको y2 से विस्थापित करूंगा ही करूंगा। तो अब क्या होगा कि वो जो कण है उसका कुल विस्थापन दोनों तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर हो जाता है। समझिए, यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दोनों तरंगों के द्वारा जो कुल विस्थापन होगा, दोनों तरंगों के द्वारा जो कुल विस्थापन उत्पन्न किया जाएगा, उन दोनों तरंगों के द्वारा उत्पन्न किए गए अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। और हमने कहा है सदिश योग के बराबर होता है, यानी कि आपको दिशा का भी ध्यान रखना है, आपको दिशा का भी ध्यान रखना है, कला का भी ध्यान रखना है। चलिए समझते हैं क्या है कला। चलो मान लिया ये कण है, पहला वेव इसको ऐसे विस्थापित कर रहा था y1, और सेकेंड वाला वेव अगर अकेला था तो इसको ऐसे विस्थापित करता y2। तो अब दोनों का जब अध्यारोपण होगा तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा y1 प्लस y2, क्योंकि दोनों वेव क्या कर रहे हैं, उस तरंग को एक ही दिशा में विस्थापित कर रहे हैं, तो कुल जो विस्थापन होगा दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। अब एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि पहला वेव बोला था मैं इसको इधर ले जाऊंगा, दूसरा वेव बोला था नहीं भाई मैं तो इसको इधर ले जाऊंगा, इधर विस्थापित करूंगा, इधर डिस्प्लेस करूंगा। तो इस कंडीशन में जो कुल विस्थापन होगा y1 माइनस y2 होगा, क्योंकि y1 इज ग्रेटर देन y2, y1 y2 से बड़ा है, इसलिए परिणामी विस्थापन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपको y1 के डायरेक्शन में ही देखने को मिलेगा, y1 माइनस y2। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक सम और वेक्टर सम। व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स reaches at a point simultaneously, then the resultant displacement of the particle situated at that point will be algebraic sum or vector sum of the displacement of the particle produced by individual waves। हिंदी में समझिए, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तो इसे ही अध्यारोपण कहते हैं। जब भी माध्यम के किसी एक बिंदु पर दो या दो से ज्यादा तरंगें एक साथ पहुंचती हैं तो इसे तो अध्यारोपण कहते हैं। लेकिन होगा क्या, तो उस बिंदु पर परिणामी विस्थापन, उस बिंदु पे जो कण होगा उसका परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के बीजीय योग यानी कि सदिश योग के बराबर होता है। अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो y जो रिजल्टेंट है दैट विल बी y1 प्लस y2 प्लस y3, और जहां तक जाना है आप जा सकते हैं। अलजेब्रिक सम लेना है, वेक्टर सम लेना है। अगर दोनों विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो उनको ऐड करना पड़ेगा, अगर दोनों विस्थापन अलग अलग दिशा में होंगे तो उनको माइनस करना पड़ेगा। यही है मतलब अलजेब्रिक सम या वेक्टर सम।
या सदिश योग या बीजी योग का। ओके, तो अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ओवरलैपिंग ऑफ द वेव इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। जब भी किसी एक पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा तरंगे एक साथ पहुंच जाती हैं तो हम कहते हैं तरंगों का अध्यारोपण हुआ है। और जिस भी पॉइंट पे वो तरंगे अध्यारोपित होंगी वहां पे जो कण होगा उस कण का विस्थापन उन दोनों या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उन दोनों तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यह है अध्यारोपण का सिद्धांत। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त प्रतिफल यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जब तरंगों का अध्यारोपण होगा तो क्या क्या घटनाएं दृष्टिगोचर होंगी, जिसका जिक्र मैंने पहले ही किया था। तो अध्यारोपण से प्राप्त परिणाम किस पे डिपेंड करेगा, किस पे निर्भर करेगा? निर्भर करता है तरंगों के आयाम पर, तरंगों की आवृत्ति पर तथा उनके संचरण की दिशा पर। जब दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो उनका मुकद्दर क्या होगा, उनकी नियति क्या है, यह निर्भर करती है आयाम पर, आवृत्ति पर और संचरण की दिशा पर। और इस आधार पर हम यहां पे देखिए ध्वनि तरंगों की बात करेंगे। देखिए, सुपरपोजिशन वेव्स क्या होता है? लाइट भी वेव है, जिसको हम अलग से उसका चैप्टर ही दिया है आपके सिलेबस में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो वहां पर हम लोग लाइट के सुपरपोजिशन की बात करेंगे और लाइट के सुपरपोजिशन से जो जो घटनाएं होंगी हम लोग उसके लाइट के सेक्शन में देखेंगे। लेकिन यहां पे हम लोग अभी ध्वनि पढ़ रहे हैं, तो जब ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण होगा तो वहां पर क्या क्या घटनाएं होंगी इसकी बात करेंगे। अभी हम लोग ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण का जिक्र करने वाले हैं। ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण से निम्नलिखित 3 घटनाएं संभव हैं। नीचे में लिखी नहीं है तो आगे लिखी होंगी। सबसे पहले देखिए, असल लिखा हुआ है दोस्त, यही लिखा हुआ है, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आपने बिल्कुल सुना है, साउंड भी एक वेव है, साउंड का भी इंटरफेरेंस होगा। जब लगभग, और कब होगा इंटरफेरेंस, कब होगा, व्यतिकरण कब होगा, यहां पे कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको। जब लगभग समान आयाम, समान आवृत्ति, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा, समान आयाम होना चाहिए, समान आवृत्ति होना चाहिए। जब लगभग समान आयाम समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें माध्यम में एक ही दिशा में एक ही रेखा में संचरित होती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिणामी आयाम या तीव्रता भिन्न भिन्न होता है। तरंगों की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। जब भी दो तरंगें, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जब लगभग समान आयाम समान आवृत्ति और एक ही दिशा में संचरित होने वाली तरंगों का अध्यारोपण होता है तो इससे यह होगा कि जहां जहां पर भी तरंगें समान कला में अध्यारोपित होंगी वहां पर परिणामी आयाम बढ़ जाएगा, यानी कि तीव्रता बढ़ जाएगी। जहां जहां पर भी तरंगें समान कला में अध्यारोपित होंगी वहां पर परिणामी तीव्रता बढ़ जाएगी, और जहां जहां पर भी तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होंगी, अपोजिट फेज में जहां पर भी सुपरपोजिशन होगा वहां पर परिणामी तीव्रता घट जाएगा, रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है डिक्रीज हो जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो जहां जहां पे भी समान कला में होंगी वहां तीव्रता बढ़ जाएगा, जहां जहां पे भी विपरीत कला में होंगी तीव्रता घट जाएगा। तो व्यतिकरण से क्या हो रहा है, माध्यम के अलग अलग बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अलग अलग हो जाएगी, माध्यम के अलग अलग बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अलग अलग हो जाएगी। ओके, तो दैट इज व्यतिकरण। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है उसके चैप्टर में, तो आप बस व्यतिकरण को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या प्रकाश के व्यतिकरण से ही मत समझ लीजिए। व्यतिकरण साउंड वेव्स में भी होता है, लाइट वेव्स में भी होता है। लाइट वेव्स में बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए कब होगा व्यतिकरण, व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या है, समान आयाम समान आवृत्ति एक ही दिशा में चलना चाहिए। समान आयाम समान आवृत्ति एक ही दिशा में जब तरंगे चलती हैं
ऐसी तरंगों का जब अध्यारोपण होगा तो पता है जहां पे भी समान कला में होंगी तीव्रता बढ़ जाएगी, जहां पे भी विपरीत कला में होंगी तीव्रता घट जाएगी। यानी माध्यम के अलग अलग बिंदुओं पर तीव्रता अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। इसे ही कहते हैं व्यतिकरण यानी कि इंटरफियरेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तो कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। विस्पंद की बात करते हैं, बीट्स। आप समझते हैं बीट्स क्या है? इसको आपने क्लास 11 में पढ़ा है। बीट्स क्या होता है? बीट्स का फॉर्म होगा, देखिए, जब वो नहीं है, जब है, जब दो समान आयाम, आयाम समान है, जब दो समान आयाम और कुछ भिन्न आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो है स्लाइटली डिफरेंट होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो गया तब तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तब तो आपको इंटरफेरेंस देखने को ही मिलेगा। बीट्स का कंडीशन क्या है? जब दो समान आयाम तथा कुछ भिन्न आवृत्ति की ध्वनि तरंगें एक ही दिशा में तथा एक ही रेखा में चलती हैं। तो बस अंतर यह है कि जो फ्रीक्वेंसी है स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, आवृत्ति में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। तो जब दो समान आयाम तथा कुछ भिन्न आवृत्ति की ध्वनि तरंगें एक ही दिशा में तथा एक ही रेखा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से, अध्यारोपण ही हो रहा है, सुपरपोजिशन ही हो रहा है, तो क्या होगा? इससे ये होगा कि माध्यम के एक ही स्थान पर यानी एक ही पॉइंट पर समय के साथ ध्वनि की तीव्रता क्रमिक रूप से घटती व बढ़ती रहती है। यानी कि मीडियम के किसी एक, मतलब ऐसे पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो उसी पॉइंट पे तीव्रता बढ़ेगी फिर घटेगी, बढ़ेगी फिर घटेगी, बढ़ेगी फिर घटेगी। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं बीट्स यानी कि विस्पंद। ध्वनि के इस उतार चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता में एक चढ़ाव हो और एक उतार हो, चढ़ा कम हुआ, चढ़ा कम हुआ, तो एक चढ़ाव और एक उतार मिलकर विस्पंद बनाते हैं। एक विस्पंद, एक बीट बोलेंगे उसको। एक सेकंड में जितनी बार ध्वनि की तीव्रता में चढ़ाव व उतार होता है उसे विस्पंद की फ्रीक्वेंसी कहेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जरा ध्यान दीजिए, मैं फिर से समझाता हूं विस्पंद कब होगा। जो एम्पलीट्यूड है यानी आयाम, जिसको इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं, जब आयाम समान हो, आवृत्ति में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, और एक ही दिशा में जब ध्वनि तरंगे जा रही हैं तो ऐसी तरंगों का जब अध्यारोपण होगा तो माध्यम के किसी एक ही पॉइंट पर तीव्रता बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ेगी, घटेगी। अल्टरनेटली जो साउंड की इंटेंसिटी है इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, और इसी को बोलते हैं बीट्स। एक चढ़ाव और एक उतार, एक चढ़ाव और एक उतार, यानी कि इंटेंसिटी इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, इसको बोलेंगे वन बीट, फिर इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, तो ये हो गया दो बीट। और ऐसा ही एक सेकंड में जितनी बार होगा, एक सेकंड में जितनी बार होगा उसे हम बोलेंगे बीट फ्रीक्वेंसी। जरा एनिमेशन से समझिए, आप एनिमेशन से समझिए। ये है दो ध्वनि तरंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा अंतर है, यह है दो ध्वनि तरंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा अंतर है और इनका अध्यारोपण हो रहा है। तो देखिए, कहीं कहीं पे वो समान कला में आ जाएंगी, कहीं कहीं पे वो विपरीत कला में होंगी, उससे आपको रिजल्टेंट जो वेव देखने को मिलेगा। देखिए जरा इसको देखिए, मैं इस पॉइंट पर ध्यान दूं तो पहले ट्यूटा के थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा आपको बैक एंड में लेके चलता हूं यहां पर, ठीक है। तो देखिए, ये जब पॉइंट यहां पे था तो पहले यहां पे क्या क्रिएट हुआ था, एकदम मिनिमम, फिर उसी पे मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम के बाद कुछ समय के बाद फिर वहां पे मिनिमम होगा। किसी भी एक पॉइंट को आप ले लीजिए, किसी भी एक पॉइंट को आप लेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे मिनिमम होता है। जैसे यहां पे मिनिमम हुआ, फिर ये मैक्सिमम वाला भी आ रहा है, फिर मिनिमम होगा, फिर मैक्सिमम होगा। तो मीडियम के उसी पार्टिकल उसी पॉइंट पर तीव्रता कम हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ जाती है। यही है क्या, देखो ये रिजल्टेंट वेव है, दोनों के मिलने से जो बना है रिजल्टेंट वेव था। ओके, तो इसका जो पीडीएफ आपको मिलेगा, ये एनिमेशन भी आपको पीपीटी भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, वहां पे आपको अपडेट भी मिल जाते हैं, आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, पीपीटी भी मिल जाएगा, तो आपको ये एनिमेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो बड़े गौर से आप देखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अप्रगामी तरंग की। आने वाले वीडियोस में हम लोग अप्रगामी तरंग को बहुत डिटेल से समझेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।
तो पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई ये अप्रगामी तरंग बनेगा कब। अप्रगामी तरंग का कंडीशन क्या है? जब दो समान आयाम और समान आवृत्ति, समान आयाम है, समान आवृत्ति है, जब दो समान आयाम तथा समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे एक ही रेखा में, अब यहां तक देने से लग रहा है कि यार ये तो व्यतिकरण ही है, लेकिन व्यतिकरण में दिशा भी एक था, और ये क्या है? विपरीत दिशा में चलती हैं। जब दो समान आयाम, समान आवृत्ति और समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे एक ही रेखा पर परंतु विपरीत दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती हैं। अप्रगामी तरंगे समय के साथ आगे नहीं बढ़ती हैं, अर्थात इनके द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। अप्रगामी तरंगे, इसको भी आपने क्लास 11 में थोड़ा सा पढ़ा है, यहाँ पे भी है, सेम टॉपिक आपके बीएससी सेकेंड ईयर में भी है। हम लोग स्ट्रिंग के लिए पढ़ेंगे, ऑर्गन पाइप के लिए पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग अप्रगामी तरंग के इक्वेशंस देखेंगे आने वाले वीडियोस में, क्योंकि यहाँ तो अभी हम लोग सुपरपोजिशन के लिए ही डेरिवेशन करेंगे। तो अप्रगामी तरंग में क्या होगा? ये माध्यम में आगे नहीं बढ़ता है, मीडियम में एडवांस निकलता है, अपनी ही जगह पे कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर एक्सपेंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर एक्सपेंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर एक्सपेंड होगा। यानी कि अप्रगामी तरंग से एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होगा। मैं यहाँ पे आपको एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ, लेकिन ये स्ट्रिंग के लिए है, ऐसा साउंड वेव में भी होता है। स्ट्रिंग से समझेंगे, ये बहुत ही इजीली विजिबल है, तो इस एनिमेशन से समझिए। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये देखिए आप, यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स दिख रहे होंगे। ये पॉइंट है जहां पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है, और ये पॉइंट है जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स को हम नोड कहते हैं, आपको मालूम है। और जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है उसे हम एंटी नोड कहते हैं। नोड, दो नोड के बीच में क्या होगा? दो नोड के बीच में तरंगे बस लिप लाप करते रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, एक्सपेंड होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, एक्सपेंड होंगी। तो ऐसी तरंगों को हम लोग कहते हैं अप्रगामी तरंगें, यानी कि स्टेशनरी वेव्स। ओके, चलिए अब बहुत थ्योरी हो गया, थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशंस करते हैं कुछ। तो यहां पे हम बात करेंगे एक रेखीय समान आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगों का अध्यारोपण। इट मींस सुपरपोजिशन ऑफ टू लीनियर प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसीज। हम एक्चुअली में इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, जो आने वाले वीडियोस में काम आने वाले हैं, आने वाले टॉपिक्स में काम आने वाले हैं। तो चलो मैं कंसिडर करता हूं दो प्रोग्रेसिव वेव। पहला प्रोग्रेसिव वेव कुछ ऐसा, y1 इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस एक्स। एक्स है, किधर जा रहा है? ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। y1 a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस एक्स। और सेकेंड वेव ले लेता हूं, अच्छा आयाम हो सकता है दोनों के अलग अलग हूं, तो इसको a2 ले लेता हूं, साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस एक्स प्लस फाई। जरूरी नहीं है कि दोनों सेम फेस में हो, दोनों में कुछ फेस डिफरेंस हो सकता है, दोनों में कुछ कलांतर हो सकता है। तो यहां जो फाई है क्या है? फाई कलांतर है। सो y1 इक्वल टू a1 साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस एक्स, ये पहला प्रोग्रेसिव वेव है, पहला प्रगामी तरंग है। y2 इक्वल टू a2 साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस एक्स प्लस फाई, ये दूसरा प्रगामी तरंग है। और दोनों का हो रहा है सुपरपोजिशन। तो बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से जब दोनों तरंगे अध्यारोपित होंगी तो जो परिणामी विस्थापन होगा दैट विल बी y1 प्लस y2। ओके, तो रखते हैं भाई, क्या हो जाएगा ये? a1 साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस एक्स प्लस a2 साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस एक्स प्लस फाइव। ओके, तो कोई अगर रास्ता नजर ना आए तो कुछ नहीं करना। देखो
इसको आप पूरा ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए और फॉर्मूला लगा लीजिए कौन सा, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो चलिए अगले पेज हम आ गए। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वन साइन 2 पाई अपॉन लेमडा वी टी माइनस एक्स। यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, इसको रहने दीजिए, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। और अब हम लोग फॉर्मूला लगाने वाले हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहां पर a2 का इंटू हो जाएगा, तो a2 साइन ए यानी कि साइन 2 पाई अपॉन लेमडा वी टी माइनस एक्स, ये साइन ए है। अगर कॉस बी लिखूं तो मैं कॉस फाई लिख दूंगा, साइन ए कॉस बी प्लस a2 का इंटू हो रहा है, a2 का इंटू हो रहा है। और ये लिखते लिखते ऊपर चले जाना पुरानी आदत है। a2 कॉस ए यानी कि कॉस, कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा रहे हो यार, इतना ऊपर भी मत जाओ, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया था, नीचे करता हूं। a2 साइन 2 पाई अपॉन लेमडा वी टी माइनस एक्स कॉस बी प्लस a2 कॉस 2 पाई अपॉन लेमडा वी टी माइनस एक्स कॉस बी हो गया, और सॉरी कॉस ए हो गया, और साइन बी लिख देते हैं, साइन फाई। तो अब यहां से देखिए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा वी टी माइनस एक्स दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 मिलेगा, ओके a1 प्लस a2। लेकिन इसके साथ cos फाई भी है, तो इसके साथ cos फाई का आपको इंटू भी करना पड़ेगा, cos फाई साइन 2 पाई अपॉन लेमडा। देखो जिसको ये कैलकुलेशन क्लियर है वो आगे बढ़ जाए, डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं तो कह रहा हूं जिनको नहीं मालूम है उनके काम आएगा, जिनको ये सब कैलकुलेशन मालूम है डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे। साइन 2 पाई अपॉन लेमडा वी टी माइनस एक्स प्लस a2 cos 2 पाई अपॉन लेमडा वी टी माइनस एक्स, और ये हो जाएगा साइन फाई। यहां तो कुछ नहीं करना आपको। अब मैं क्या करने वाला हूं, अपनी चाल, अगली चाल में चलने वाला हूं। ये जो चीज है a1 यानी ये जो टर्म है, ये जो पद है a1 प्लस a2 cos फाई, यहां मैं रख दूंगा a cos थीटा, और जो a2 साइन फाई होगा, a2 साइन फाई यहां मैं रख दूंगा a साइन थीटा। a1 प्लस a2 cos फाई, a cos थीटा, a2 साइन फाई, a साइन थीटा, ये सब कुछ भी आप नंबर दे दीजिए। इतना कैलकुलेशन आपने क्लास 11th 12th में भी किया होगा, तो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। a1 प्लस a2 cos फाई की जगह पे आप रख देंगे a cos थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई अपॉन लेमडा वी टी माइनस एक्स, और a2 साइन फाई की जगह पे रख दिया आपने a साइन थीटा कॉस 2 पाई अपॉन लेमडा वी टी माइनस एक्स। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। a cos थीटा रख दिया, जहां पे a1 प्लस a2 cos फाई है वहां पे a cos थीटा रख दिया, जहां पे a2 साइन फाई है वहां पे a साइन थीटा रख दिया। और अगेन मैं वहीं आ गया हूं कि यहां से a कॉमन निकाल लूंगा, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा साइन 2 पाई अपॉन लेमडा वी टी माइनस एक्स प्लस थीटा। तो ये है रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लेमडा, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लेमडा वी टी माइनस एक्स प्लस थीटा। a व्हाट इज a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, जो परिणामी तरंग बनेगा उसका आयाम है ये, परिणामी तरंग का आयाम है ये।
और थीटा जो है ये है फेस डिफरेंस यानी कि कलांतर, उस परिणामी तरंग का कलांतर है ये किसी भी एक तरंग से। तो चलिए हम लोग ए का मान निकाल सकते हैं। हम लोग ए का मान कैसे निकालेंगे देख लीजिए। हम लोग ए का मान कैसे निकालेंगे देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं तो मुझे ए का मान मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट मान लिख दूंगा, ए इक्वल टू कितना है देख लो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो रूट 1 आएगा। मुझे याद है, आपको भी याद ही होगा, आपको मालूम है क्या आना आंसर। यह जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव आ जाएगा। a इक्वल टू रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, जो परिणामी तरंग बनेगा उसका आयाम है। और अगर उसका कलांतर निकालना है तो tan थीटा निकाल लीजिए ना यार। कैसे निकालेंगे आप, डिवाइड कर दो, तो यह आ जाएगा a2 साइन फाइव डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 कॉस फाइव। यह है थीटा, यह है कलांतर, जो परिणामी तरंग बनेगा उसका कलांतर है। tan थीटा इक्वल टू a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाइव। और अगर हम लोग तीव्रता की बात करें तो हम जानते हैं कि तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। किसी भी वेव का जो इंटेंसिटी है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे I प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा रूट क्यों, स्क्वायर तो कर ही दिया ना, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। तो आप इन दोनों इक्वेशन से आप देख पाएंगे कि जो रिजल्टेंट वेव बनेगा, जो परिणामी तरंग बनेगी, उसका आयाम और उसकी तीव्रता, उसके एम्पलीट्यूड और उसकी जो इंटेंसिटी है किस पर डिपेंड करती है, फाइव पर डिपेंड करती है। यानी दोनों तरंगों के बीच में जो कलांतर है, दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है। और इसी बात को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं लगा रहा हूं केस वन, स्थिति एक। मान लेता हूं कि दोनों तरंगें समान कला में हैं। जब दोनों तरंगें क्या है, दोनों तरंगें समान कला में हो, समान कला में हो, और दोनों तरंगें समान कला में हो कहने का मतलब यह है बच्चा कि जो फाई होगा या तो जीरो होगा, या तो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी कलांतर नहीं होगा, और होगा भी तो कितना होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, अप टू सो ऑन होगा। उस कंडीशन में आप इस इक्वेशन में देखिए, अगर आप रखते हैं cos 0 1 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको a देखने को मिलेगा रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस 2a2 का स्क्वायर है, सॉरी a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos पाई 0 रखिए, 2 पाई रखिए, 4 पाई रखिए, 6 पाई रखिए, आपको 1 ही मिलेगा। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा रूट ओवर a1 प्लस a2 का स्क्वायर, यानी कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिला है वो दोनों के सम के इक्वल होगा, दोनों के सम के इक्वल होगा। अगर दोनों तरंगे समान कला में हैं तो केस 2 भी लगा लेता हूं मैं, केस नंबर 2, केस 2 दोनों, अच्छा मैं इसका डायग्राम बना दूं, मैं कैसे बनेगा अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं तो देखिए, मान लिया कि यह है पहला तरंग, कुछ यूं है पहला तरंग, और मान लीजिए कि कुछ यूं है सेकंड वाला वेव, सेकंड वेव। तो आप देख पाएंगे कि दोनों तरंगें क्या हैं, दोनों तरंगें समान कला में हैं, एक साथ अधिकतम होती है, एक साथ न्यूनतम होती हैं। तो यहां से ये पता चलता है कि जो परिणामी तरंग बनेगा, जो रिजल्टेंट बनेगा, उसका जो आयाम होगा दोनों के सम के इक्वल होगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए आगे बढ़िए। और अब बात करते हैं जब दोनों तरंगें क्या हैं, दोनों तरंगें, केस नंबर 2, दोनों
तरंगे विपरीत कला में हो, विपरीत कला में हो यानी कि अपोजिट फेस में हो, विपरीत कला में हो। और विपरीत कला में कहने का मतलब ये है कि जो पाई होगा या तो पाई होगा, या तो 3 पाई होगा, या तो 5 पाई होगा, या तो 7 पाई होगा। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाइए। तो इस कंडीशन में जो a हो जाएगा रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। कॉस पाई कितना होता है? कॉस पाई, अरे पाई रखेंगे, 3 पाई रखेंगे, 5 पाई रखेंगे, कोई भी रखेंगे तो आपको ये मिलेगा -1। और उस कंडीशन में a इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा कितना? a1 माइनस a2। यानी दोनों तरंगे अगर विपरीत कला में हैं तो जो परिणामी आयाम होगा वो दोनों तरंगों के आयामों का अंतर होगा। ठीक है, तो मैं बढ़ा भी देता हूं बच्चा। यहां देख लीजिए, पहला तरंग कुछ यूं है, दूसरा तरंग कुछ यूं है। तो परिणामी किधर को बनेगा देख लीजिए, जो ज्यादा बड़ा है वही तो विजेता है। परिणामी कुछ यूं बनेगा, परिणामी कुछ यूं बनेगा। ओ सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से, थोड़ा सा गड़बड़ भी बहुत गड़बड़ हो सकता है बच्चा, थोड़ा सा गड़बड़ भी बहुत गड़बड़ कर सकता है। ओके, तो ये जो ग्रीन वाला है वो रिजल्टेंट है, ग्रीन वाला जो है रिजल्टेंट है, दोनों के अंतर के बराबर बनेगा। क्लियर है ये? तो इस वीडियो में हमने बात की है तरंगों के अध्यारोपण की, तरंगों के अध्यारोपण की बात की है हमने कि तरंगों का अध्यारोपण क्या है, अध्यारोपण का जो सिद्धांत है उस पर चर्चा की है, और अध्यारोपण के जो प्रतिफल हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको समझाया है। व्यतिकरण क्या होता है, बीट्स कब बनेगा, और अप्रगामी तरंगें क्या होती हैं। उसके बाद जब दो तरंगों का, जो दो प्रगामी तरंगें एक ही रेखा में चल रही हैं, उनका जब अध्यारोपण होगा तो उसके लिए हमने इक्वेशन डिराइव किया है। ओके, तो इस वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, यहां जैसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है एग्जाम में, लेकिन जरूरी था इसको पढ़ना, क्योंकि इसके बिना जो आगे के टॉपिक्स हैं, जैसे हम लोग बात करेंगे अप्रगामी तरंगों की, स्टेशनरी वेव्स की बात करेंगे, इंग्लिश में स्टेशनरी वेव कहते हैं। तो जब हम लोग स्टेशनरी वेव्स की बात करेंगे, अप्रगामी तरंगों की बात करेंगे, तो बिना इसको समझे आप उसको नहीं समझ सकते थे। और हम लोग स्टेशनरी वेव्स देखेंगे स्ट्रिंग के लिए, ऑर्गन पाइप्स के लिए, ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग स्टेशनरी वेव्स को डिस्कस करेंगे, ऑर्गन पाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में उन्हीं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।